सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और फाइनली अपना कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि एक टीजीटी और पीजीटी का भी अपना बैच शुरू किया जाए। तो अभी तक हम अपना कुछ यूजीसी नेट के अपने बैच चला रहे थे, पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने के बाद एक टीजीटी और पीजीटी का भी अपना बैच शुरू किया जाएगा। तो जो भी बच्चे यदि ऐसा सोच रहे हैं कि वो राजस्थान पीटीआई का या यूपी टीजीटी की सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए ये बैच शुरू किया गया है, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कोई भी आपका टीजीटी और पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन होता है, स्पेशली जिसमें फिजिकल एजुकेशन आपका स्पेशलाइजेशन है, तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। सिर्फ एक यूजीसी नेट जेआरएफ ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है कोर्स, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा और डिटेल्ड में चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा ये कोर्स रहेगा ये यूपी टीजीटी और राजस्थान के लिए नहीं है। सिर्फ कोई भी किसी भी लेवल का आपका टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है, उसको आप आराम से क्रैक कर पाओगे। फिजिकल एजुकेशन के कारण आपका सब्जेक्ट नहीं रहने वाला है, इतना मान के चलिए, विश्वास करके चलिए। क्योंकि कोई भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम है, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोई भी जितनी भी आज तक अभी तक बुक्स हमारी बनी है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली रीड करके, प्रॉपरली उनका एनालिसिस करके और चीज़ों को शुरू किया गया है। ठीक है, चीज़ों को फ्रेम किया गया है बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस के बाद। मेरे बारे में मैं परिचय नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा काफ़ी ज़्यादा। हालाँकि जो एक पीडीएफ है, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है। रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग माई सेल्फ, जो भी चीज़ें हैं सब मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। हम समय ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और अपना लेक्चर शुरू करेंगे आज का। तो जो भी बच्चे फीस पे कर चुके हैं, या ये मान लीजिए जो बच्चे 100% इस कोर्स को लेने वाले हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। हमारे हर बैच में मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिए कि 30-40 प्लस ज़्यादा बच्चे होने वाले हैं। और ऐसा नहीं होगा कि हम इमीडिएट डाउट्स ले पाएंगे किसी भी बच्चे के। ठीक है, तो डाउट्स जो भी होंगे जिस भी बच्चे के, वो आफ्टर द सेशन लिए जाएंगे। जो भी बच्चे पे कर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार का कोर्स बनाया जाएगा, इस प्रकार का एक ग्रुप बनाया जाएगा उनके लिए, कि वो उसमें आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, या जो भी किसी के डाउट आते हैं वो पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। उनके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अब इसमें पढ़ना किस प्रकार से ये देख लो अपना। तो ऐसा किसी बच्चे ने नहीं करना है कि मैं पढ़ता यहाँ पे जाऊंगा और वो सुनने की बजाय अपना लिखता जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है। जो जितने भी हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं वो थोड़े से डिटेल्ड रहेंगे, है ना। तो पीपीटीज के स्क्रीनशॉट्स बाद में आपको भेज दिए जाएंगे। पूरी पीपीटी में नहीं भेजूंगा, थोड़े से प्राइवेसी रीजंस के कारण, कि हमारा मटेरियल इधर से उधर, हमारा मटेरियल, सर मैं सब बताऊंगा सुरेश चौधरी जी, हमारा मटेरियल इधर से उधर ना हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे पूरे के पूरे लेक्चर के। उसके बाद आपको अपने अपने खुद से हैंडमेड नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मुझे बने बनाए नोट्स दे दो, मुझे नोट्स मिलेंगे या नहीं। तो मैं बता देता हूँ, मिसगाइड करने वाली कोई भी बात नहीं है किसी भी बच्चे को। अगर कोई डायरेक्टली नोट्स मांग रहा है, कोई डायरेक्टली ये चाह रहा है कि मुझे बने बनाए नोट्स मिल जाएं, तो मनीष सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको 1500 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे। पर वो एक प्रॉपर अप्रोच नहीं है अपनी। ठीक है, तो वो एक क्या है, अपनी प्रॉपर अप्रोच नहीं है प्रिपरेशन करने की। तो इस प्रकार से मैं तैयारी करवाऊंगा कि हर बच्चे के उसके हाथ से ही उसके अच्छे नोट्स तैयार हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 100 बच्चों की यहाँ पे लिमिट होती है और 100 बच्चे यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो किसी का कोई साथी है, कोई भी है, तो उसको बता देंगे। हम बाद में कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग करके इसको यूट्यूब के ऊपर भी डाल दें। ठीक है, तो टर्न ऑफ कर दो माइक, किस लिए सर? ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग कोर्स। अभी सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इसको सभी देखते चलेंगे चीज़ों को। मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, तो उनको सिर्फ उन चीज़ों को नोट करना है। पीपीटीज को नहीं उतारना है एज इट इज, कभी उसको नोट करते चले तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। मैं जितना पढ़ाता हूँ सिर्फ उसको पढ़िए। ठीक है, माइक ऑफ रखिए सभी अपना। मैं जितना पढ़ाता हूँ सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपने
नोट्स प्रिपेयर करने हैं सब। ठीक है, तो कोर्स शुरू करते हैं। बहुत सारे मैं जगह पे ये देखता हूँ कि चीज़ें डायरेक्टली उनको पढ़ा दी जाती है और बेसिक्स पे उनका ध्यान दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो एक एक बेसिक लेवल से बिल्कुल चीज़ को उठा के चलेंगे। बहुत ही बेसिक आज लेक्चर रहने वाला है। हम बात करेंगे कि एनाटॉमी क्या होती है, हम बात करेंगे फिजियोलॉजी क्या होती है, हम बात करेंगे कि हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है, विभिन्न जो हमारी डायरेक्शनल टर्म्स है वो क्या होती है, मूवमेंट्स क्या क्या होती है हमारी, जिनके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर होते हैं सिर्फ इनके बेसिस पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेशन हमारा है, जो पूरा एंटायर कोर्स हमारा है, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है बच्चों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का। तो जब भी देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो सर सबसे पहला सर प्रश्न हमारे लिए। प्राइस बारे में थोड़ा बोलिए, प्राइस बारे में। हाँ जी सर, बताइए। तो जो भी हमारा, जब भी हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली बात यही होती है कि एक्चुअल में एनाटॉमी होती क्या है। तो बिल्कुल सरल से सरल भाषा में मैं सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। अच्छा, एक बात और रह गई है, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे भी है, डेली के उनके क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार के कि सर फीस बहुत ज़्यादा है। तो मैं सर बता दूं एक बात तो, क्लास का प्राइस बारे में थोड़ा बोलिए, प्राइस बारे में, मैं रुपीस में। बता रहा हूँ सर आपको, रुकिए। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो ये कहते हैं कि फीस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं मान सकता हूँ किसी की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो उनके लिए ज़्यादा हो सकती है, परंतु क्वालिटी को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा कम प्राइस है। और इवन अगर मैं ये कहूँ कि इतना नॉमिनल प्राइस ही है ये कि कोई भी उसको पे कर सकता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अब अपनी हम जब एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीपीएड एमपीएड वगैरह कर रहे हैं, तो हमारे लैख में जब खर्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा, सर आपके लिए नहीं औरों के लिए है। तो यहाँ पे बच्चे का क्या होता है, किसी ना किसी के लिए तो वो इशू है ना एटलीस्ट, है ना, सब पे नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लाखों में फीस कर सकते हैं तो वहाँ हजारों में हमें क्या दिक्कत हो रही है। और 6,000 मेरे ख्याल से कोई भी ज्यादा फी है नहीं, स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जिसको प्रिपरेशन करनी है ना। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना। गुड हाँ जी इवनिंग सर, सर। एक हाँ जी सर, एक गुड इवनिंग सर, एक कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। हेलो। एक सेकंड सर, गलती से माइक ऑफ रखिए प्लीज सर अपना। हेलो। एक मिनट, एक मिनट। क्लास किधर चल रही? एक सेकंड रुकिए। क्लास तो कहीं समझ में नहीं आ रही। अरे रुक जाइए भाई। गिरजा जी थोड़ा सबर हाँ करिए, जी, क्लास दिखेगी। एक तो प्लीज माइक ऑफ रखिए सभी अपना। ठीक है, तो एक वो प्राइस वाला इशू था, उसके बाद रिगार्डिंग हम बाद में बात कर लेंगे। हम अपना इसको हाँ प्लीज जी माइक ऑफ रखिए सर। सूरज सर, एक बात पूछनी है आपसे सर सर, थोड़ा माफ कर सा। दीजिएगा कि हम अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। ओ, हाँ जी, हाँ जी। म्यूट करिए सबने। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट है तो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि आज हम बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम कुछ डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन में किसकी है। माइक ऑफ रखिए प्लीज। तो वो हमारे किन्सियोलॉजी में भी, स्पेशली हमारे प्लेन एक्सिस हो गए या उसके बेसिस पे जो हम फर्दर जॉइंट्स वगैरह को पढ़ने वाले हैं, उसमें सभी में बेनिफिशियल वो रहने वाला है। तो आज बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे और एनाटॉमी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में एक एक चीज की बात करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न यही आता है सब्जेक्ट के अंदर कि एक्चुअल में एनाटॉमी होती क्या है। जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, तो उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारा है क्या। तो बिल्कुल सरल से सरल भाषा में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा।
तो एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी चीज है हमारे शरीर के अंदर, जैसे लीवर हमारा कहाँ पे है, हार्ट हमारा कहाँ पे है, हार्ट हमारा उसके अलग अलग चेम्बर्स हैं, हमारी कौन सी आर्टरीज कहाँ पे है, हमारी वेन्स कहाँ पे है, मतलब सारे के सारे हम स्ट्रक्चर की इसके अंदर बात करेंगे कि हमारी कौन सी चीज कहाँ पे लाई करती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी कौन सी चीज कहाँ पे लाई करती है। ठीक है, तो ये हम किसके अंदर करेंगे? ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर बात करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, तो सरल सी भाषा में यदि हमसे कोई भी पूछता है तो व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी, तो हम कहेंगे सर एनाटॉमी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर। मतलब किसी के भी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गन हमारा कहाँ पे लाई करता है, जैसे इसमें दिखाया गया हमारी कौन सी बोन कहाँ पे लाई करती है, हमारा कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लाई करता है, ये सारी की सारी चीजें हम स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे कहाँ पे लाई करते हैं, ये सारी चीजों की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारे अगर डिफरेंट सिस्टम्स की यदि बात करें तो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारी हैमस्ट्रिंग्स कहाँ पे लाई करती है, हमारी क्वाड्रिसेप्स कहाँ पे पाई जाती है ना, उनकी डिफरेंट डिफरेंट और क्या क्या है, क्वाड्रिसेप्स फर्दर किस में है, हमारी वेस्टस लेटरालिस का है, वेस्टस मीडियालिस का है, अलग अलग मसल्स हमारे कहाँ पे पाई जाती है। तो ये सारी की सारी चीजों का हम वर्णन किसके अंदर करते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी जो वर्ड है हमारा वो किससे डेराइव हुआ है? तो एना जो है हमारा एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, और टोमी जो है उसका मतलब होता है दो चीजों के अंदर बाइसेक्ट करना। क्योंकि पहले जमाने में जब ये वर्ड हमारा डेराइव हुआ था, उस टाइम पे जो एनाटॉमी थी हमारी, वो क्या थी हमारी? ह्यूमन को चीर फाड़ के उसकी चीजों का डिस्क्रिप्शन किया जाता था, उसके बारे में जाना जाता था। तो उस टाइम पे ये एना और टोमी वर्ड, आज के टाइम पे जो ह्यूमन एनाटॉमी जिसे कहा जाता है, ये डेराइव हुआ। इसके फादर की यदि बात करी जाए तो एंड्रियस वेसेलियस है ना, एंड्रियस वेसेलियस हमारे जाने जाते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी के रूप में। देखो मैं साथ के साथ बताता चाहूंगा, वैसे मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि फादर ऑफ एनाटॉमी हमारे कौन है? एंड्रियस वेसेलियस है। पर एक्चुअल में हमारा क्या है कि यहाँ से हमारा प्रश्न नहीं आता है, पर ये एक ऐसा पॉइंट है जो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया है। सिर्फ वो चीजें मेंशन होगी पीपीटी के अंदर जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, या जिसकी पूरी संभावना है कि आने वाले समय में वो पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा एनाटॉमी के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होती है? एनाटॉमी होती है। एक बात को हम ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? सेल्स होती है, यानी कि कोशिकाएं होती है। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे ऊतक बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो उससे हमारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ऐसे ही कई सारे हमारे ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन वो कर रहे हैं, जैसे हमारी इसोफेगस है, हमारी स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, रेक्टम है, तो ये सारी चीजें ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या कर रही है? एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रही है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, और फिर ऐसे ही हमारे 12-13 ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा मस्कुलर सिस्टम हो गया, हमारा स्केलेटन सिस्टम हो गया। तो वो सारी चीजें मिलकर आपस में क्या बनाती है? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है? वो हम क्या है? एक जीव है। तो ये साइकिल हमने याद रखनी है। डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे छोटी चीज क्या है? सेल्स है। कई सारे सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं, कई सारे टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, कई सारे ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हमने पूरे ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनाटॉमी, हाँ यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तो एनाटॉमी की तो हम बात कर चुके हैं कि जब भाई स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो वो हमारी क्या है? एनाटॉमी है। अब दूसरी चीज आती है कि वो कार्य भी तो हो रहा है ना वहाँ पे, कौन सी चीज किस प्रकार से कार्य कर रही है, वो हमारी क्या है कि फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम सरल सी भाषा में कह सकते हैं
कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स इन द लीवर सिस्टम। सरल भाषा में मतलब, अब हमने ये तो जान लिया कि हमारा, अब ये तो हमने जान लिया कि हमारा हार्ट कहाँ पे होता है, भाई हमारा लीवर कहाँ पे होता है, हमारा कौन सा सिस्टम कहाँ पे है, और वो कार्य किस प्रकार से कर रहा है, वो अपने कार्य किस प्रकार से पूर्ण कर रहा है, वो सारी की सारी जो फिजियोलॉजी में उसका वर्णन करेंगे। कैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इम्प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे वो प्योर हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें हम किस में करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट किस प्रकार से बीट करता है ना, किस प्रकार से इम्पल्सिस हमारे कैरी ऑन होते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स किस प्रकार से उसमें एयर इन और आउट होती है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्गन सिस्टम्स है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं। एनाटॉमी के पितामह की हमने बात की तो एंड्रियस वेसेलियस है। यदि फिजियोलॉजी की हम बात करें तो क्लॉड बर्नैड है। इसके बारे में बता देता हूँ कि क्लॉड बर्नैड जो हमारे फादर ऑफ फिजियोलॉजी है, आज तक यहाँ से कोई प्रश्न आया नहीं है, पर डाला इसको इसलिए गया है क्योंकि यहाँ से पूरी पूरी संभावना है आने वाले समय में। ठीक है, तो हमारी एनाटॉमी क्या होती है, हमारी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो वो हमारी एनाटॉमी में आता है, और उसकी वर्किंग की बात हो रही है तो वो हमारा फिजियोलॉजी में आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज आती है जो कोई भी व्यक्ति पढ़ाता नहीं है पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली हमारे जो बायोमैकेनिक्स में हम प्लेन्स और एक्सिस और उसके बेसिस पे आगे जॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है डायरेक्शंस और मूवमेंट्स की। तो सबसे पहले इसमें है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। तो जो ये पोजीशन दिखाई गई है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, आर्म्स उसकी साइड में होती है, पाम्स उसकी जो होती है वो सामने की तरफ फेस्ड होती है। ये इमेज बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो क्योंकि सारी की सारी डायरेक्शंस और मूवमेंट्स इसी के बेसिस पे हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, आईज हमारी सामने है, लेग्स हमारे पैरेलल है, फीट और टोज हमारे सामने की ओर फेस कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, जिसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपना वैसे पूरा प्रयास कर रहा हूँ, एक समय के अंदर भी हमें चीजें करा रही है, तो यूट्यूब के ऊपर भी इस वीडियो को डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आप प्रयत्न करिएगा समझ। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे क्या होती है, हमारी डायरेक्शनल टर्म्स होती है। डायरेक्शनल टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन पार्ट टू इन रिलेशन टू अनदर। एक बॉडी पार्ट का दूसरे से जब हम रिलेशन करते हैं, जब दो बॉडी पार्ट्स के हम बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है, डायरेक्शनल टर्म्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली चीज हमारी आती है, देखो इसमें क्या होगा, पेयर होएगा हमेशा, दो दो का पेयर होएगा, एक उसके क्या होएगी, कॉन्ट्रेरी होएगी, अपोजिट होएगी। तो सबसे पहली चीज हमारी आती है एंटीरियर। देखो एंटीरियर हमारी क्या होती है, पोस्टीरियर की अपोजिट होती है। एंटीरियर का मतलब हो रहा है आगे वाले भाग का, आगे वाले भाग का हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, आगे वाले भाग की यदि बात हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटीरियर हो जाएगा, बहुत कॉमन सी चीज है। और पीछे वाले भाग की यदि हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, हर किसी को ये आती होगी। आगे वाले भाग की यदि बात हो रही है तो वो हमारा इंटीरियर हो जाएगा, और पीछे वाले भाग की यदि बात हो रही है तो वो हमारा पोस्टीरियर हो। इसके बाद दो चीजें आती है हमारी, सुपीरियर और इंफीरियर। तो जैसे हमने पढ़ा होगा कि हार्ट के साइड में हमारी दो प्रकार की वेन्स होती है, एक हमारी सुपीरियर वेना केवा होती है और एक हमारी इंफीरियर वेना केवा होती है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा कौन सी होती है, जो हार्ट से ऊपर का हमारा पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड को कवर करती है, और इंफीरियर वेना केवा जो हमारे हार्ट से नीचे का जितना भी ब्लड होता है उस सारे को हार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये दो चीजें क्या है, ऊपर वाली को हम क्या कह रहे हैं, सुपीरियर कह रहे हैं, और नीचे वाली को हम क्या कह रहे हैं, इंफीरियर कह रहे हैं। दो वेन्स है, उनमें कंपैरिजन ही हम कर रहे हैं। तो सुपीरियर सीधी सी बात है, जो चीज जब हम कंपैरिजन करेंगे, ऊपर की ओर जो चीज होगी वो हमारी क्या होगी, सुपीरियर होगी, अपवर्ड्स और टुवर्ड्स हेड। और नीचे की यदि हम बात करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, इंफीरियर होगी। ऊपर की ओर यदि हम बात करते हैं तो वो हमारी सुपीरियर होगी, और नीचे की ओर हम यदि बात करते हैं तो इंफीरियर होगी। इसमें दो टर्म्स और लिख रखी है, क्रैनियल और कोडल क्या होती है, तो वो हमारे जो चार
चार पैर वाले जानवर होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है। आगे इसका भी डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी मीडियल और लेटरल क्या होती है ना। एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। अब आती है हमारी मीडियल। मीडियल यानी कि मिड लाइन की ओर ना। मीडियल यानी कि जब हम दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं तो जो चीज हमारे बीच की ओर होती है, जो चीज हमारी इंटरमीडिएट होती है, वो हमारी क्या होती है, मीडियल होती है। और जो चीज हमारी बाहर की ओर होती है वो हमारी क्या होती है, लेटरल होती है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं पर इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। जो चीज हमारी बीच में होती है वो हमारी मीडियल होती है बॉडी के, और जो चीज हमारी बाहर की ओर होती है वो हमारी लेटरल होती है। तो ये 6 हमारी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हर टीजीटी और पीजीटी लेवल के एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे हमारी आती है प्रोक्सिमल और डिस्टल। देखो प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या होती है, इसमें हमारा कंपैरिजन हम करते हैं हार्ट से। तो जब दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा नहीं सुना होगा मे भी किसी ने। दो चीजों के बीच में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हार्ट के पास कौन सा ज्यादा है और हार्ट के दूर कौन सा है, तो वहां पे हम टर्म्स का यूज करते हैं प्रोक्सिमल का और डिस्टल का। अगर मैं दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ, सपोज मैं अपनी फेलेंजेस की बात कर रहा हूँ, मेरी नीचे ये एक फेलेंज है, ये बीच में फेलेंज है, ये तीसरी फ्लेंज है, तो बीच वाली तो मेरी मीडियल फ्लेंज होगी, ये बीच में है। अब इनके बीच में मुझे देखना है कि भाई प्रोक्सिमल फ्लेंज कौन सी होगी और मीडियल और लेटरल फ्लेंज और डिस्टल फ्लेंज कौन सी होगी। तो देखो हमारे हार्ट के पास कौन सी है इनमें से, हमेशा नीचे वाली फ्लेंज हमारी क्या होगी, हार्ट के पास होगी। तो इसी के बेसिस पे इसका क्या नाम रख दिया गया, प्रोक्सिमल फ्लेंज इसको रख दिया गया। अगर हार्ट से दूर देख रहे हैं तो दूसरी चीज कौन सी कंपेयर हम कर रहे हैं, हमारी जो टिप के ऊपर है बिल्कुल, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टल फेलेंज हो जाएगी। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि हमारे जो प्रीमोलर्स होते हैं, सर यदि इको अगर ये किसी, तो वो आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है। मैंने पहले ही चेक किया था, 120 Mbps स्पीड है, तो मेरे ख्याल से मेरे में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल का। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मेरे अगर मोलर्स की, जो मेरे सबसे लास्ट के जो दांत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं। तो अकल जाड़ से पहले क्या होते हैं, 2 मोलर्स और होते हैं। तो जो मेरे अंदर की तरफ मोलर्स है, अकल जाड़ ऊपर है और मेरे नीचे के जो मोलर्स है वो मेरे क्या हो गए, जब इनका कंपैरिजन करेंगे हार्ट के ज्यादा पास हो गए। तो मेरे जो पहले वाले मोलर्स हो गए उनको हम क्या कह सकते हैं, प्रोक्सिमल मोलर्स हो गए। और जो हमारी अकल जाड़ होती है बिल्कुल लास्ट में, उनको हम कह सकते हैं डिस्टल मोलर्स। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों के नाम भी सिर्फ डायरेक्शंस और मूवमेंट्स के बेसिस पे हमारे रखे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, एक और ट्रिक से मैं इसको बता देता हूँ अगर बच्चे भूल जाते हैं तो। प्रोक्सिमल मतलब पास की बात हो रही है, टी से पास, और डिस्टल मतलब डी से दूर की बात हो रही है। तो इसको इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं। और कंपैरिजन इसमें हमेशा हार्ट से होता है, ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, जब हार्ट के नजदीक और दूर की बात होती है तो दो चीजों से हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं। तो हार्ट के जो पास है वो मेरा प्रोक्सिमल हो गया, हार्ट से मेरा जो दूर है वो मेरा डिस्टल हो गया। ओनली इन टर्म्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना, हार्ट के पास होते हैं। ठीक है, तो ये 8 भी अगर हम करते हैं तो ये मान के चलिए टीजीटी और पीजीटी लेवल के एग्जाम में हमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। वैसे जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम होते हैं तो उनमें क्या होता है, हम कितना ही भी क्यों ना कर ले वो कम रह जाता है। तो और भी कुछ डायरेक्शनल टर्म्स होती है, जैसे सिनिस्टर और डेक्स्ट्रल हमारी होती है। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, बाएं की हम बात कर रहे हैं, है ना, और डेक्स्ट्रल का मतलब क्या होता है कि हम दाएं की बात कर रहे हैं। ऐसे ही वेंट्रल और डोर्सल होता है। तो जैसे कुत्ते को इमेजिन करके चलो, जो उसका नीचे का सिरा होगा, और भी किसी को वॉइस में दिक्कत है तो वो लिख के बताइए प्लीज। तो जो उसका नीचे वाला सिरा होगा वो क्या होगा, उसका वेंट्रल पोर्शन कहलाया जाएगा, है ना। ये सिर्फ पोल क्लियर है भाई, बार बार परेशान मत करो बोल के। तो जो उसका नीचे वाला सिरा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेंट्रल कहलाएगा। और यदि उसी के ऑपोजिट हम देखते हैं, ये हमारा किस में होता है, चार पैरों वाले जानवरों में।
है ना, उसका ऊपर वाला जो पीठ का जो पोर्शन होगा वो उसका क्या होगा, डोर्सल होगा, है ना। इसीलिए इंसान को अगर हम इमेजिन करके चलते हैं कि सीधा वो खड़ा है, तो उसके पोस्टीरियर भाग को डोर्सल भी कह दिया जाता है, ये हमने ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार से सेफेलिक और कोडल भी होता है, हमने सुपीरियर और इंफीरियर की वहां पे बात की थी, वहां पे ये आ रहा था। फर्क इसमें सिर्फ इतना ही है कि, अच्छा साउंड तेज करें, आप साउंड बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो फर्क इसमें सिर्फ इतना ही है कि ये सेफेलिक और कोडल क्या होते हैं, 4 पैर वाले जानवरों में होता है, और हमारा सुपीरियर और इंफीरियर होता है 2 पैर वाले मनुष्य जैसे हम होते हैं, ठीक है। तो सेफेलिक हमारा क्या होता है, डेट इज पर्टेनिंग टू हेड, मतलब सिर की तरफ जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेफेलिक कहलाता है। और पूंछ की तरफ जो होता है, पीछे की तरफ, डेट इज नोन एज आवर कोडल, ठीक है, डेट इज नोन एज आवर कोडल। इसी प्रकार से 2 और चीजें होती है हमारी, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उसमें हमारी स्किन के ज्यादा पास क्या है और हमारी स्किन से ज्यादा दूर क्या है, तो वहां पे भी हम कंपैरिजन करते हैं, और उसके लिए हम 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल का और डीप का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि टीजीटी और पीजीटी में जो हमने इससे पहले 6 और 8 हमने डायरेक्शंस की है, मात्र वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम ये अदर डायरेक्शनल टर्म्स देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको भी यूजीसी नेट वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सपोज करो सुपरफिशियल और डीप की हम बात कर रहे थे, मेरी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर मैं देख सकता हूँ, एक मेरी होती है आर्टरीज जिनके अंदर प्योर ब्लड चलता है, और एक मेरी होती है वेन्स जिनके अंदर इम्प्योर ब्लड मेरा ट्रेवल करता है। तो मेरी जो वेन्स होती है मैं उन्हें देख सकता हूँ, स्किन के जस्ट नीचे की ओर वो होती है। तो अगर मैं उनमें कंपैरिजन करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, और आर्टरीज अंदर की तरफ होती है, तो वो हमारी क्या हो सकती है, डीप हो सकती है, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो इस पेज के ऊपर दिखा रखी है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारी है एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो ये 8 हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए हर कंडीशन में। इसके बाद इसी प्रकार से कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स भी आती है। अब देखो मूवमेंट्स का डायरेक्शन से कितना ज्यादा रिलेशन है वो जानना जरूरी है, उसको देखेंगे हम। तो मूवमेंट हमारी क्या होती है, मूवमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है, और उसके बेसिस में इनिशियल से कोई भी बॉडी पार्ट फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, और उसमें जो वो मूव कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। मतलब मेरा कोई भी बॉडी पार्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू एनाटॉमिकल पोजीशन, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहा है वो किस प्रकार से मूव कर रहा है उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारी कौन सी मूवमेंट हुई है। तो हमारे एग्जाम में कुछ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, ये 6 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो पहले इन 6 को देखते हैं, फिर कुछ और थोड़ी सी जो कम इंपॉर्टेंट है उन पे हम नजर डालते हैं। तो इसको ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज आती है सर हमारी फ्लेक्शन। देखो फ्लेक्शन क्या होती है, एक्सटेंशन की ऑपोजिट होती है। फ्लेक्शन का मतलब क्या है, 2 हड्डियों के बीच में, ध्यान से सुनना इसको, 2 हड्डियों के बीच में जब हमारा एंगल कम होता है, जैसे ये व्हाइट कलर में ये महिला दिख रही है, ये क्या कर रही है, इसकी जो थाई है और जो इसकी काफ है, यहाँ पे इसकी कौन सी है, टिबिया फिबुला बोन है, और ऊपर फीमर बोन है। तो फीमर बोन के ऊपर, सर इनको मूवमेंट्स को हिंदी में कैसे बताऊं, ये तो इंग्लिश में ही होती है, जितना हिंदी में है वो सारा मैंने अगली पीपीटीज में लिख रखा है। तो देखो 2 हड्डियों के बीच में जब एंगल को कम किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लेक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, इसके थाई और काफ के बीच में जो बोन्स है वहां पे एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एंगल जब हमारा कम होता है 2 हड्डियों के बीच में, तो हम इसको कह सकते हैं कि फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है। जैसे इसमें देखो ऊपर हमारी ह्यूमरस बोन है, और रेडियस अल्ना बोन के बीच में और ह्यूमरस बोन के बीच में क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। तो इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं कि हमारी क्या हो रही है,
फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है ना। ऊपर हमारी यहाँ पे ह्यूमरस बोन है, यहाँ हमारी रेडियस और अल्ना बोन है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ऐसे एंगल कम हो रहा है। एंगल कम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। इसकी अपोजिट की यदि हम बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, दो हड्डियों के बीच में एंगल जब बढ़ाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे इसी में एग्जांपल देखें, मेरी बांह ऐसे मुड़ रखी है, इसको मैं यदि ऐसे स्ट्रेट कर रहा हूँ तो मेरी जो ह्यूमरस बोन है और रेडियस अल्ना बोन है उनके बीच में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है ना, ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन है ये। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये भी क्या है, जोड़े में है। इस प्रकार से फ्लेक्शन में दो हड्डियों के बीच में एंगल कम होता है और एक्सटेंशन में दो हड्डियों के बीच में एंगल बढ़ता है। एक इसी में एक्स्ट्रा हमारी मूवमेंट आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। जब हम एक्सटेंशन की मूवमेंट कर लेते हैं और हमारे उसमें 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, उसके फर्दर जब हम पीछे मूवमेंट करते हैं या साइड में करते हैं, मतलब उससे फर्दर हम ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाते हैं, हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर मतलब ज्यादा, और एक्सटेंशन क्या है, मतलब एक्सटेंशन होने के बाद भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसी जॉइंट को या किसी बॉडी पार्ट को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपर एक्सटेंशन कहलाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दो और हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आती है, हमारी एबडक्शन और एडक्शन। तो देखो अभी हमने बात की थी कि मीडियल कौन सी पोजीशन होती है हमारी, बीच की। अगर हमारी बॉडी की मिड लाइन की तरफ की बात करेंगे तो उसे हम मीडियल कहते हैं, और हमारी बॉडी से दूर की अगर बात करेंगे तो उसे हम लेटरल कहते हैं। तो एबडक्शन हमारी कौन सी मूवमेंट होती है, जिसमें हमारा कोई भी बॉडी पार्ट मीडियल से लेटरल की तरफ जाता है ना। हमारी मिड लाइन से कोई भी बॉडी पार्ट दूर की ओर जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एबडक्शन कहलाता है। मूविंग द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन, बहुत ही सरल है। हमारी बॉडी की मिड लाइन से कोई भी बॉडी पार्ट दूर जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एबडक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसमें ये हाथों को दूर की ओर ले जा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, डंबल्स को जब ऊपर उठा रहा है तो वो मिड लाइन से दूर की ओर हमारा जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एबडक्शन कहलाता है। इसी प्रकार से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एडक्शन। अब क्या हो रहा है, एंगल हमारा ऐड हो रहा है। इसमें क्या होगा, जो बॉडी पार्ट होगा वो लेटरल से मीडियल की तरफ आएगा, है ना। जैसे सबसे नीचे जो इमेज दिखा रखी है उसमें लेटरल से मीडियल की ओर आएगा, मतलब दूर से मिड लाइन की तरफ वो बॉडी पार्ट आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एडक्शन होता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये चार हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट्स हैं जिनका हमें हर केस में पता होना ही होना चाहिए, नहीं तो प्लेन्स और एक्सिस हमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। इसके अलग फिर हमारी आती है जैसे सुपिनेशन। अब ये कुछ लीस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट्स हमारी आती है, ये भी हमारी इंपोर्टेंट है। तो देखो सुपिनेशन में क्या होता है, जो हमारी ये पाम है या तो ये ऊपर की ओर फेस कर रही है, इसको जब हम रोटेट करते हैं या तो ये पाम हमारी ऊपर की ओर फेस कर रही है या ये पाम हमारी ऐसे आगे की ओर फेस कर रही है, जैसा कि हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है। तो वो मूवमेंट हमारी क्या कहलाती है, सुपिनेशन कहलाती है। हमारी जो पाम है ये हथेली, ये यदि आगे की ओर या ऊपर की ओर जब फेस कर रही होती है तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सुपिनेशन कहते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। और इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनेशन। जब हाथ हमारा, हमारी जो पाम होती है वो नीचे की ओर या पीछे की ओर फेस कर रही होती है तो वो हमारा प्रोनेशन कहलाता है, जैसा कि इसमें जीआईएफ में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। तो प्रोनेशन की हम बात कर चुके हैं। इसमें क्या होगा, हमारा जो हाथ होगा वो नीचे की ओर या पीछे की ओर, जो हमारी पाम होती है वो नीचे की ओर या पीछे की ओर फेस कर रही होती है। इसके बाद हमारी मूवमेंट आती है इन्वर्जन और एवर्जन। तो ये मूवमेंट हमारी किस चीज की होती है, हमारी फीट की होती है, हमारे फुट की होती है। इसमें क्या होता है, हमारा
अगर पैर को हम इस प्रकार से, सपोज करो ये मेरा पैर है, इसको यदि मैं मिड लाइन की तरफ मूव कर रहा हूँ, इस पैर को यदि मैं मिड लाइन की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये मूवमेंट मेरी क्या होगी, इन्वर्जन होगी। मतलब इनसाइड मूव कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये मूवमेंट मेरी क्या होगी, इन्वर्जन होगी। इसी पैर को अगर मैं लेटरल साइड की तरफ मूव करता हूँ, पैर के टो को, तो ये मेरे क्या होगी, एवर्जन होगी। ठीक है, जिसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में उसको बता दिया है कि कौन सी मूवमेंट क्या होती है। यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को डाल दिया जाएगा, आप बार बार इसको देख सकते हो। पर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बेसिक्स है ये हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के। आपको समझ आ रहा है सर, सबको नहीं आ रहा, तो बिल्कुल बेसिक्स है, इसको अच्छे से हमने सबने सीखना है। इसके बाद मैं बता चुका हूँ इन्वर्जन क्या होता है, इनसाइड मूवमेंट करना, और एवर्जन क्या होता है, बाहर की ओर मूवमेंट करना। तो इसमें जब फीट को हम बाहर की ओर मूव करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एवर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन इनसाइड और एवर्जन आउटसाइड, बहुत ही सिंपल सी चीज है। फिर आती है हमारी रोटेशन। तो हम 6th-7th क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि रोटेशन क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है। रोटेशन हमारी क्या होती है, एक एक्सिस के अराउंड जब हम, हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो हमारी क्या होती है, रोटेशन होती है। और कोई बॉडी जब किसी और बॉडी के अराउंड मूवमेंट करती है, तो वो हमारी क्या होती है, रेवोल्यूशन होती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेन चीज हमने यहाँ पे याद रखनी है कि रोटेशन हमारी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो वो होती है मीडियल, या वो होती है लेटरल। मैं किसी चीज को रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं उसको मिड लाइन की तरफ भी कर सकता हूँ, और मैं उसको मिड लाइन से दूसरी तरफ भी कर सकता हूँ। तो रोटेशन हमारी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमारी क्या आती है, सर्कमडक्शन, जिसके बारे में भी ज्यादातर बच्चों ने ना सुन रखा हो। तो अभी हमने बात की थी कि एक हमारा, जब भी दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तो एक हमारा होता है प्रोक्सिमल पार्ट, और एक हमारा होता है डिस्टल पार्ट। तो ये वाली जो मूवमेंट होती है सर्कमडक्शन, ये हमारे लिम्स में होती है सिर्फ, मतलब या तो हमारे सिर्फ हाथों में होती है या हमारे पैरों में होती है। इसमें क्या होता है हमारा, देखो हाथ में हो रही है, तो एक एंड इसका ये हो गया कंधा, और एक एंड इसका हो गया ये फिंगर के जो हमारे एंड्स है। ठीक है, तो इसमें मेरे को ये बताओ, बताना नहीं है, सोचना है सिर्फ, बोलना नहीं है किसी ने, कि हमारा प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा जो ये कंधा है, क्योंकि हार्ट के ज्यादा पास क्या है, कंधा है हमारा, और हार्ट से ज्यादा दूर क्या है यहाँ पे हमारा, ये फिंगर्स है। ठीक है, तो इसमें हमने ध्यान रखना है, प्रोक्सिमल पार्ट जो हमारा होता है वो हमारा स्टेशनरी होता है, मतलब वहां पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और जो मेरा डिस्टल पार्ट होता है, उसको मैं एक ऐसे सर्कल में मूवमेंट करता हूँ, जैसे ये दिखाया गया है। इस प्रकार से मैं यदि इसको कर रहा हूँ, मेरा जो कंधा है वो स्टेशनरी है, पर जो इसका ये लास्ट वाला पार्ट पार्ट है फिंगर्स, इसको मैं ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो हमारी मूवमेंट होती है, उसको क्या कहा जाता है, सर्कमडक्शन कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये इकलौती ऐसी मूवमेंट होती है जो ना किसी प्लेन के अंदर होती है, ना किसी एक्सिस के अराउंड होती है। तो इसको प्लेन्स और एक्सिस में हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगेन दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आती है, यहाँ से आजकल हमारे प्रश्न आने लग गए हैं, है ना, यहाँ से आजकल हमारे प्रश्न आने लग गए हैं। रोटेशन क्या है मैम, किसी एक्सिस के अराउंड, जैसे मेरा ये हाथ घूम रहा है ऐसे, तो ये मेरी क्या है, रोटेशन है। सर्कमडक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे सर्कल बना रहा हूँ इस हाथ से, उसमें इमेजेस में दिया गया है। ये तो बड़ी सरल सी चीज है। ठीक है, तो दो चीजें आती है हमारी यहाँ पे, डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। हम याद भी कर लेते हैं, उसके बावजूद हम क्या होते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, और आजकल यहाँ से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो, जो हमारा ये पैर होता है, जो हमारा टो होता है, इसको जब हम अपने शिन की तरफ लाते हैं, ऊपर की ओर जब इसको मूव करते हैं, तो ये मूवमेंट हमारी कौन सी होती है, डोर्सीफ्लेक्शन कहलाती है। जैसे इसमें जीआईएफ में जस्ट नीचे दिखाया गया है, इस टो को जब हम ऊपर की ओर लाते हैं अपने फिन की तरफ, तो ये मूवमेंट हमारी क्या होती है, डोर्सीफ्लेक्शन होती है। पाल्मर फ्लेक्शन, वोलर फ्लेक्शन, ये बिल्कुल काम की नहीं है, इसको नहीं देखना है। हमारा जो टो है उसको ऊपर की ओर यदि हम
मूव कर रहे हैं तो वो हमारा डोर्सिफ्लेक्शन होगा, और इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन में ऊपर की ओर ले जा रहे हैं पैर को, प्लांटर फ्लेक्शन में नीचे की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट, इसमें डिप्रेस करते हैं हम पैर को, और ज्यादा नीचे की ओर हम ऐसे ले जाते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी फिर और भी बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं। वैसे इतनी जो हमने की है ये भी मोर देन इनफ है हमारे टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए। फिर भी कोई और बच्चा और सारी मूवमेंट्स करना चाहता है तो वो उसे देख सकते हैं। जैसे दो मूवमेंट्स हमारी होती है, एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। तो जैसे किसी भी बॉडी पार्ट को जब हम ऊपर की ओर ऐसे मूव कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, एलिवेशन। एलिवेटर सुना होगा ना हमने, लिफ्ट जो हमारी होती है एलिवेटर, वो क्या काम करती है, ऊपर की ओर ले जाने का काम करती है, तो वहीं से ये वर्ड डेराइव हुआ है। एलिवेशन कौन सी मूवमेंट होती है, जिसमें हम ऊपर की ओर ऐसे अपने बॉडी पार्ट को ले जाते हैं, और डिप्रेशन कौन सी मूवमेंट होती है, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट को हम नीचे की ओर ले जाते हैं। इससे अलग और भी वो मूवमेंट्स होती है, जैसे रेडियल डेविएशन हो गया, अल्नर डेविएशन हो गया, ऑपोजिशन हो गया। देखो, रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन को हम जब समझ पाएंगे जब हमने स्केलेटन सिस्टम को कर रखा हो। जो हमारी ये जैसे इन्वर्जन एवर्जन होती है ना फुट के उसमें, इसी प्रकार से अगर हाथ का जो ये हमारा आर्म है, फोरआर्म है, इसको यदि हम रेडियस बोन की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हमारी रेडियल डेविएशन हो जाएगी। इसको यदि हम अल्ना बोन की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हमारी अल्नर डेविएशन हो जाएगी। ठीक है, रेडियस, इसको याद रखने का ये तरीका है, जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे तो राइट हैंड की राइट साइड में रेडियस बोन होती है, ये हमने याद रखना है, आर 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 है। जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो राइट हैंड में राइट साइड में रेडियस बोन होती है। सर ये वाली यदि स्लाइड आपको समझ नहीं भी आ रही है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि हमारे टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछी जाती है, मैं सिर्फ सारी की सारी मूवमेंट्स कवर करा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक हमारी होती है ओपोजिशन। ओपोजिशन हमारी क्या होती है, जो ये हमारा थंब है इसको हम फिंगर से यदि ऐसे करते हैं, इसको ऐसे हम अगर फिंगर से टच कर रहे हैं तो ये हमारी कौन सी मूवमेंट होती है, ओपोजिशन कहलाती है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती है, हमें नहीं करनी है वैसे वो। लेटरल फ्लेक्शन होगी, जैसे लेटरल फ्लेक्शन, देखो फ्लेक्शन हो रही है, दो हड्डियों के बीच में एंगल कम हो रहा है पर लेटरली हो रहा है इस बार, है ना। लेटरली कैसे हो रहा है, जैसे मेरी लेफ्ट और राइट साइड में मैं अपनी नेक को या टोर्सो को हिला रहा हूँ, इस प्रकार से, जो बिल्कुल फर्स्ट इमेज दिखाई गई है, नेक को उस तरफ या उस तरफ मैं कर रहा हूँ, तो वो हमारी क्या होती है, लेटरल फ्लेक्शन होती है। ठीक है, इसी प्रकार प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन भी कुछ मूवमेंट्स होती है। प्रोट्रैक्शन में क्या होता है, बिना हिले में अपनी हड्डी को आगे की ओर मूव कर रहा हूँ, जैसे इसमें दिखा रखा है कि चेस्ट को आगे की ओर ले जा रहा है, रिट्रैक्शन में पीछे की ओर ले जा रहा है। इसी प्रकार मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन होते हैं, मैंने बताया था। रोटेशन हमारी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो हम मीडियल बॉडी की मिड लाइन की तरफ हम कर सकते हैं, या हम बॉडी से दूर की उसे तरफ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, बट जो जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ मैं यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा हिंदी में इस टॉपिक को यदि पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्लियर भी नहीं होगा। फिर कुछ हमारी चीज़ें होती है जिसमें ट्रांसवर्स फ्लेक्शन है, ट्रांसवर्स एक्सटेंशन और ट्रांसवर्स है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर। अभी के लिए इसको छोड़ के हम चलेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में वैसे आती नहीं है। तो मूवमेंट्स होगी और डायरेक्शंस होगी, तो यहाँ पे हमारी कोई भी चीज़ बचती नहीं है, मैंने सारी की सारी कवर करा दी है। अगर इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स की बात करें तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इन्वर्जन, एवर्जन, ये हमें आनी ही आनी चाहिए 10 मूवमेंट्स। और डायरेक्शंस की यदि बात करें तो हमारी सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल और प्रोक्सिमल, डिस्टल, ये 8 डायरेक्शंस हमें पता होनी ही होनी चाहिए।
तो मैंने ये बता दिया है टीजीटी और पीजीटी के अनुसार, वैसे मैंने सारी चीजें कवर करा दी। अब एक बात आ रही है, जो ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं काफी टाइम से कि प्योर हिंदी में कराओ, प्योर हिंदी में कराओ। मैं एक बात बताता हूँ, अगर इससे ज्यादा प्योर हिंदी में करवाने लग गए तो एग्जाम क्लियर नहीं होना है, लिखवा लो बेशक से। और ये भी बता देता हूँ कि 70 to 80% यदि किसी बच्चों के एग्जाम क्लियर हो रहे हैं तो वो उन बच्चों के क्लियर होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में चीजों को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कहने का ये मतलब नहीं है कि वो इंग्लिश बोल बोल के पढ़ रहे हैं या टोटली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है कि जो टर्मिनोलॉजीज है, जो बेसिक वर्ड्स है हमारे, तो वो हमारे इंग्लिश में वो देख रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड का मतलब एक ही होता है, पर हिंदी में उसी चीज के कम से कम 10 मीनिंग्स मिलेंगे। तो समझदारी इसी में है। तो समझदारी इसी में है कि आप अपना इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो। एटलीस्ट जो की टर्मिनोलॉजीज है, जैसे जैसे प्लेन्स एक्सिस है, उनके मैं ऑब्वियसली बताता भी चलूंगा कि प्लेन्स एक्सिस को अक्स कहते हैं, तल कहते हैं, या जॉइंट्स को जोड़ कहते हैं, संधि कहते हैं। इस प्रकार से मैं सारी चीजें बताता चलूंगा। आज की बिल्कुल सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज इस प्रकार की थी कि जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स ही इस्तेमाल होते हैं। इनका हिंदी में कोई 10-20 वर्ड्स मिलेंगे, मुझे नहीं पता उस चीज़ को। मैं बिल्कुल एक प्रॉपर अप्रोच के साथ बता रहा हूँ। तो जिसको ठीक लगता है वो पढ़ सकता है, नहीं लगता है तो कोई फोर्स थोड़ी है उसके लिए। खैर, जो भी है। तो यहाँ पे अब मैंने बताया कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम जो शुरू करेंगे कल से, मेन जो हम शुरू करेंगे, सेल, टिश्यूज, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, वो सारी की सारी चीजों में मैं क्या कर रहा हूँ, जो की टर्मिनोलॉजीज है उनको मैं हिंदी में भी लिखूंगा साथ में। ठीक है। अभी के लिए इंग्लिश में जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ सकता है तो वेल एंड गुड है उसके लिए। मैं बता देता हूँ, इस प्रकार के कुछ कई सारे प्रीफिक्स और सफिक्स हैं। जैसे इससे क्या होता है, हमारी जो याद करने की क्षमता होती है, वो लर्निंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। जैसे किसी भी वर्ड के पहले यदि डर्मा आ जाता है तो हमें पता है स्किन की कुछ बात हो रही है। बाई या डाई आ जाता है तो हमें पता है दो की बात हो रही है ना। मोनो आ रहा है तो एक की बात हो रही है। पोली आ रहा है तो कई की बात हो रही है ना। एंडो आ रहा है तो मतलब अंदर की बात हो रही है ना। हाइड्रो आ रहा है तो पानी की बात हो रही है। हाइपो आ रहा है तो कम की बात हो रही है। देखो, हाइपो हाइपो से इंग्लिश बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है। हाइपोक्सिया हो गया, है ना, या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसके पीछे हाइपो लगते ही मतलब कम की बात हो रही है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे हाइपर लगते ही बहुत ज्यादा की बात हो रही है। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज है, स्पेशली अगर हम टर्मिनोलॉजीज वगैरह पढ़ के कर रहे हैं तो। ठीक है। जैसे न्यूरो हो गया तो नर्व की बात हो रही है। किसी भी वर्ड के पहले मायो या सार्को आ गया तो मसल की बात हो रही है। हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदी में तो कुछ अजीब सा वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें ऐसा कोई प्रीफिक्स सफिक्स का कोई रोल होता नहीं है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। मैं तो यही कंसिडर करूंगा, यही सजेस्ट करूंगा हर व्यक्ति को कि हिंदी में पढ़ो, पर इतना शुद्ध हिंदी में मत पढ़ो कि आपका एग्जाम क्लियर ही ना हो। ये मेरे ख्याल से कोई प्रॉपर अप्रोच है नहीं। जैसे किसी भी वर्ड के पीछे ITIS आ जाता है तो मतलब जलन की बात हो रही है। हिंदी के वर्ड उठा के देख लो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा इसके पीछे ये वर्ड लग गया तो जलन की बात है। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज है। जो बच्चा एक अच्छे लेवल पे यदि चीजों को करना चाहता है तो मैं एक बुक बता देता हूँ। जैसे एनाटॉमी के लिए ये वाली बुक है, रोस एंड विल्सन की। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें हेल्थ और इलनेस की भी चीजें दे रखी है। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। तो जो बच्चा अच्छे से एनाटॉमी पढ़ना चाहता है, बिल्कुल ये मान के चलो अपने लिए ही जैसे ये बना रखी है बुक एनाटॉमी की है, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जॉइंट्स हो गए और बीमारियां वगैरह होगी, जो इस बुक के अंदर सारी की सारी कवर कर रखी है। अगर हम प्रीफिक्स सफिक्स की भी बात करें तो इसमें सारी चीजें दे रखी है। ये हमारी वो बुक है जो नर्सिंग के अंदर यूज होती है। जैसे देखो, प्रीफिक्स सफिक्स की यदि बात हो रही है तो इसमें सारी चीजें दे रखी है। एक बहुत अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई बच्चा अगर एनाटॉमी की अच्छे लेवल पे अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि रोज एंड विल्सन की बुक आती है, इसको आप पढ़ें। और नेट के लिए भी जैसे हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, अलग अलग बुक पढ़नी होती है ना। तो
एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जहाँ पे बात आती है तो ये बुक बिल्कुल एक परफेक्ट बुक है। ठीक है, खैर जो बच्चे बैच के साथ जुड़ेंगे उनको प्रॉपरली बताया भी जाएगा कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़ने की जरूरत है, वो थियोरेटिकल बुक हो, वो एमसीक्यूज की बुक हो, सारी चीजें बताई जाएंगी। साथ ही कुछ मैं जिक्र कर रहा था पहले फीस वाला, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ नोट्स चाहिए होते हैं, वो फीस नहीं भरना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक बुक और तैयार होगी है और 1 महीने के अंदर उसकी प्रूफ रीडिंग होके और ISBN इशू हो जाएगा, तो मार्केट के अंदर वो बुक आ जाएगी। एज इट इज जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे उसको फिजिकल एजुकेशन क्लास नोट्स के नाम से वो बुक हमारी पब्लिश होगी, तो उसको भी बच्चा खरीद सकता है विद मिनिमल एफर्ट्स, मिनिमल एरर्स। मैं कहूँगा चीज़ों को बिल्कुल तैयार किया गया है और इतना रिलायबल कंटेंट और कहीं पे नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। जो बच्चे फीस पे कर चुके हैं वो ऑलरेडी बैच से जुड़ चुके हैं। लिमिटेड बच्चों के लिए हमने सीट्स रखी है, 40, 45, 50 बच्चे ही हम बैच के अंदर लेंगे। उसके बाद अगर बच्चे पहले ही हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कोई डेमो क्लास वगैरह नहीं करेंगे। जिस बच्चे की डेमो क्लास छूट गई है, जो दोबारा से देखना चाह रहा है, तो उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसको अभी के अभी यूट्यूब के ऊपर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा, तो सर ये नोट्स प्रोवाइड करोगे ग्रुप में? नहीं, नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे सर। नोट्स मैं बता तो रहा हूँ, आपके हाथ से बनवाए जाएंगे, इस प्रकार से तैयारी करवाएंगे। यदि आपको सीधे डायरेक्ट नोट्स चाहिए तो वो ये वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, पर उसमें सब कुछ कवर्ड है। वो आप मनीष सर से बात कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सर जो वीडियो हम लोग के वो रिकॉर्डेड वीडियो तो डलेगी ना? हाँ, ये जो 4 दिन की वीडियोस होगी सर, ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। नहीं सर, यूट्यूब पे नहीं, जो हम लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे उसकी वीडियोस वो निकलेंगी सर। अगर आपका कोई बैच में आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो आपका बाद में किसी और बैच में कवर करा दिया जाएगा, ये वाला काम निकलेगा। जैसे हाँ जी, अभी हमने कुछ राइट नहीं किया, आपने जो पढ़ाया है तो उसको कैसे वो करेंगे सर? नोट्स आप प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो? मैं बता तो रहा हूँ सर, आपको पूरा का पूरा लेक्चर प्रतिदिन उसको देखना है, उसको सुनना है, उसको समझना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर। तो उस स्क्रीनशॉट्स को देख के आपको वो अपने हैंडमेड नोट्स बनाने हैं, तो जो आपको हाँ वही पूछ रहा था सर, स्क्रीनशॉट भेजोगे ना? सर अगर आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो वो कब तक डिलीट किए जाएंगे, क्योंकि हमें नोट्स बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। हाँ, वो कभी भी डिलीट नहीं होंगे सर, स्क्रीनशॉट डिलीट नहीं होंगे। सिर्फ बात ये है कि मैं डायरेक्ट पीपीटी शेयर नहीं करूंगा। नहीं, आप सही कर रहे हैं सर। इससे क्या होगा ना, इससे जो बच्चा मेहनत करने वाला होगा उसके नोट्स बना लेगा, उससे खुद से नोट्स बना लेगा, उसके लिए ज्यादा सही रहेगा। हाँ जी। और किसी सर रिकॉर्डेड वीडियोस का यूज करिए प्लीज। नहीं सर नोट्स सही, लेकिन एटलीस्ट सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो जानबूझ के नहीं डालता हूँ। जो बच्चा रिकॉर्डेड वीडियोस के चक्कर में रहता है उसकी वो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। जब 8:30 से 9:30 का अगर टाइम रख दिया तो बच्चा फिर पता है क्या सोचेगा, आज छोड़ता हूँ कल पढ़ लूंगा, आज छोड़ता हूँ कल पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पैटर्न सही है सर, आपका पैटर्न सही है आपका। हाँ, ये बात सही बोल रहे हो सर आप। आपका पैटर्न सही है। खत्म हो गई है सर, तो मेरा आपको 50 स्टूडेंट इस तरीके से मिल जाएंगे जो डेडिकेशन के साथ रोज 1 घंटा आपको दे देंगे। आपको 50 स्टूडेंट चाहिए, 100% मिलेंगे आपको। आप चेंज मत करिएगा, अपना स्ट्रेटेजी चेंज मत करिएगा, सही है, हम ज्वाइन खुद कर लेंगे सर। मेरा यही है कि मैं बेशक कम बच्चों को पढ़ाऊं, पर मैं एक प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ाता हूँ। बस ये लिखने वाली बात नहीं, तो इतना विश्वास है कि जो ढंग से पूरे कोर्स को कर जाता है, जो फिजिकल एजुकेशन की वजह से मार नहीं लगता। सर आज की क्लास जो आपने ली है वो क्लियर है, और इसी तरीके से हाँ सर विकास बोल रहा हूँ, आपसे बात करने एक बार। हेलो, हाँ बताइए सर। मैं बाद में फोन में बात कर सकता हूँ सर आपसे एक बार? हाँ बिल्कुल, जिसको कोई भी इशू है वो मुझे निसंदेह किसी भी समय कॉल कर सकता है, कोई भी। ठीक है सर, ठीक है सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।